हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे मैं नीतू कुमारी, मेरा चैनल जियो एजुकेशन ग्रुप पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। तो गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि बेल आइकन दबा देने से मैं रोज़ का रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो अभी आप लोग को जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन लोगों के लिए ऑल द बेस्ट गाइस, लगे रहिए। तो ये जो है सीटेट 2018 का सोशल साइंस का क्वेश्चंस है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ऐसा होता है 2018 अभी आप 2020 में एग्ज़ाम देने वाले हो, तो ये हाँ इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड करेंगे। ठीक है, अगर अगर हो सकता है कि क्वेश्चंस का क्या कर दे, आपको जस्ट ऑप्शन चेंज कर दे या क्वेश्चन का जस्ट तरीका चेंज कर दे, तो आपको सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें रटने का नहीं है, आपको समझते हुए चलना है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, स्थल का एक भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। यानी स्थल का एक भाग है जो दो बड़े स्थल, ये भी स्थल है और इसको है क्या करता है, उसको जोड़ता है, तो हम उसको क्या कहेंगे गाइस। देखिए स्थल संधि, द्वीप, खाड़ी या जल संधि, तो क्या कहेंगे गाइस, तो इसको हम लोग कहेंगे स्थल संधि। क्या होता है ना, जब स्थल की एक संकरी पट्टी दो विशाल भूखंडों को क्या करती है, आपस में जोड़ती है, तो वह जल संधि कहलाती है। जैसे पनामा जल संधि, ठीक है, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों को जोड़ती है। जो पनामा है वो किसको जोड़ती है, उत्तरी और दक्षिणी को। जल एक संकरा भाग है जो दो जलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, जल संधि कहलाता है। यानी जल का एक संकरा भाग, यानी अब जल का एक संकरा भाग है जो स्थल खंडों को जोड़ता है, उसको हम जल संधि कहते हैं। जल भाग से घिरे किसी स्थलीय भूभाग को द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वीप। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको इसमें से द्वीप के बारे में पूछे, जल संधि के बारे में पूछे, तो आप किसी के बारे में बता सकते हो, तो मैं इसको एक्सप्लेन करते हुए आपको चलूँगी, क्योंकि इसी से क्वेश्चन रहेगा, जस्ट चेंज रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। तो देखिए दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे पता है आप लोगों को, ये क्वेश्चंस आप सभी को पता ही होगा कि इसका ऑप्शन क्या होगा। तो ऑब्वियसली गाइस इसका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, ये हम लोग सभी जानते हैं। और एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा है। तो विश्व के अन्य महाद्वीप का क्षेत्रफल क्या है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तो आकार में छोटा है, इसका क्षेत्रफल देखिए मैं 76,92024, ये ऑस्ट्रेलिया का क्या है, क्षेत्रफल है। तो गाइज एशिया महाद्वीप का क्या है, तो एशिया जो है 44 करोड़ है। एशिया का जो है, जस्ट मिनट, एशिया का 44 करोड़, लगभग 50 मान लेंगे, क्योंकि 44 करोड़ 57,09,000 है। और अफ्रीका उसके बाद आता है, एशिया के बाद क्या आता है, अफ्रीका आता है। तो अफ्रीका का 30 करोड़ है, 30 करोड़ 37 लाख। नेक्स्ट आता है उत्तरी अमेरिका, यानी नॉर्थ, जस्ट मिनट गाइस, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका का जो है 24 करोड़ 70,09,000 है। उसके बाद आपको दक्षिणी अमेरिका 17 करोड़, इसका क्या, दक्षिणी का 17 करोड़ 84 लाख है। अंटार्कटिका 14 करोड़ वर्ग किलोमीटर में है। और यूरोप 10 करोड़ 18। तो ये जो है आपका किसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। तो उच्च प्राथमिक स्तर में सामाजिक विज्ञान में क्या क्या शामिल होगा। देखिए ऑप्शन दिया हुआ 1 2 3 4, तो इसका ऑप्शन 2 होना चाहिए, 2 होगा, क्योंकि इसमें क्या है, देखिए आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। देखिए बोलता है कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्था, जिसको NCERT बोलते हैं, के अनुसार क्या हुआ था, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में ये मूलभूत विषय रखा गया, जैसे इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, ठीक है,
अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान को शामिल किया गया है। तो उच्च प्राथमिक स्तरीय विषयों का संबंध जो है मुख्य रूप से अनुसंधान एवं शोध से जुड़ा हुआ है। इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संबंधों मुख्य रूप से राजनीतिक विषय पर व्यापक चर्चा की जाती है। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों को समसामयिक मुद्दों और समस्याओं से परिचित कराया जाता है कि कैसा मुद्दा है, क्या चल रहा है, तो इसको उसके साथ क्या क्या आता है, प्रेजेंट को पास्ट के साथ कनेक्ट करके पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 34 क्वेश्चन है। देखिए, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? तो आगमनात्मक अधिगम क्या है गाइस? देखिए तो किस विधा का है? संरचनात्मक, अनुकरण, निपुणात्मक या व्याख्यात्मक? तो ये व्याख्यात्मक शिक्षण का है। तो व्याख्यात्मक शिक्षण जो है आगमनात्मक अधिगम का विरोधाभासी माना जाता है। आगमनात्मक अधिगम विधि के अंतर्गत विशेष तथ्यों और घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में चलते हैं। तो 35 में जैसे ए और बी को पढ़िए। ए में बोला है आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। बी बोल रहा है दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। तो कूट दिया हुआ है, ए सत्य है और बी सत्य है, ए बी दोनों सत्य है, ए बी दोनों सत्य है, असत्य है, और ए सत्य है बी असत्य है। तो ये 4 ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन में क्या होगा गाइस? 35 का देखिए तो इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ए सत्य है और बी क्या है? असत्य है। क्योंकि देखिए आलोचनात्मक सोच या विचार से धारणाओं के निर्माण और विचारों के अनुप्रयोग विस्तार को बढ़ावा मिलता है। दूसरे के तर्कों, तथ्यों और विचार और विश्वासों को समझने में सहायता मिलती है। आलोचनात्मक सोच से विचारों और तथ्यों का आकलन किया जा सकता है तथा इससे निकलने वाले परिणाम सटीक और समग्र होते हैं। इसके अतिरिक्त इससे नए विचारों का सृजन भी होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं गाइस 35 में। 36 अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण है। मैट्रिक इकाई में मापे गए आंकड़े हैं। आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े हैं या इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े हैं। गाइस तो ये इसमें से क्या हो जाएगा? तो आप सभी जानते हो 36 का 4 हो जाएगा कि अनुभवजन्य आंकड़े जो है वो इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े हैं। इसमें क्या होता है ना कि इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े अनुभवजन्य साक्ष्य के उदाहरण हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त जानकारी, यानी ये हमको किसके माध्यम से प्राप्त होती है? जो हमारे इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, तो इसके द्वारा होती है। तो अनुभवजन्य साक्ष्य रिकॉर्ड किए गए डेटा के रूप में अवलोकन या प्रयोग के द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वर्णन, अवलोकन, व्याख्या, प्रतिक्रिया, आलेख, लेख, प्रसिद्ध पत्रिका, पुस्तक इत्यादि क्या होते हैं? अनुभवजन्य साक्ष्य होते हैं। ये उनके क्या होते हैं? स्रोत होते हैं। और यह सत्य का सत्यापन करती है। यह तर्कवादी दृष्टिकोण से विपरीत माना जाता है। अनुभवजन्य साक्ष्य एक प्रयोग के परिणाम का पर्याय हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 37। नेक्स्ट है भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रतिकृतियां जो है डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान या इतिहास? तो इसका क्या हो जाएगा गाइस 37 का? तो ये भूगोल के लिए है। जो भौतिक विशेषता है तो ऑब्वियसली भूगोल होगा ना। भौतिक विशेषता के मॉडल और प्रतिक्रिया जो है भूगोल शिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त है। क्योंकि देखिए भौतिक विशेषता के मॉडल या प्रतिक्रिया जो है भूगोल शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। 1960 के दशक में भूगोल अध्ययन क्षेत्र में अनेक प्रासंगिक परिवर्तन हुए। मात्रात्मक क्रांति ने भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को अधिक व्यापक बना दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है?
तो जब स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी मिल रहा है तो ये प्राथमिक होगा, द्वितीय होगा, तृतीय होगा, या प्राथमिक और द्वितीय दोनों होगा। तो गाइस 38 का जो है ये क्या हो जाएगा, प्राथमिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं, विशेष, समावेशी, आधुनिक या अनन्य। तो क्या हो जाएगा गाइस 39 का, तो इसका हो जाएगा समावेशी। तो क्या होता है ना, जो सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी समावेशी कक्षा में अन्य छात्रों के साथ संयुक्त रूप से अधिगम कर सकते हैं। समावेशी शिक्षण वह विधा है जिसके अंतर्गत समाज के सभी वर्गों को एक समान शिक्षा प्रदान की जाती है। छात्र छात्राओं के मध्य बिना किसी भेदभाव के शिक्षण प्रदान करना समावेशी शिक्षा का परिचायक माना जाता है। इसमें किसी भी छात्र के साथ क्या होता है, भेदभाव नहीं किया जाता। समावेशी शिक्षा में सभी को समान अधिकार दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 40 नंबर। 40 में है, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है, सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों सभी बच्चे विकास के अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूह के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो ये जो कथन है ये किसने कहा था, ये सिद्धांत जो आप पढ़ें ये क्या किसने दिया है, तो डी पर्सेल, जे एच बेल, जे पियाजे, सी एल ओंगडेन। तो क्या हो जाएगा गाइज, आप भी बताओ 40 का, तो क्या हो जाएगा बताइए, 40 का 3 हो जाएगा। ये जो है जे पियाजे का है, क्योंकि देखिए जो पियाजे जो है ये स्विट्जरलैंड के एक चिकित्सक मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे, मनोवैज्ञानिक। उन्होंने बाल विकास पर अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। बच्चों का निरीक्षण करने के लिए पियाजे में विलक्षण प्रतिभा थी। उनका मानना था कि सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं। उनमें इतनी प्रतिभा थी कि उन्होंने अपने ही बच्चे पे सबसे पहले ये प्रयोग किए थे। और लेकिन यह अनुक्रम एक समान नहीं होता है, अतः शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूह के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो ये पियाजे महोदय का है, और पियाजे से एक ना एक क्वेश्चन गाइस रहता ही रहता है। तो गाइस नेक्स्ट जो है 41 क्वेश्चन है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए, उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दे, काम के लिए कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करे, परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करे, या छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए। तो 41 का क्या हो जाएगा गाइस, तो 41 का हो जाएगा छात्रों को बहस और चर्चा में लगाए। कक्षा में जब सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देना होगा तो एक शिक्षक को क्या करना पड़ेगा, छात्रों को बहस और चर्चा में लगाना पड़ेगा। एक निर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होता है, उसे क्या कहेंगे, जटिल सोच कहेंगे, बुद्धिमान सोच कहेंगे, अमूर्त सोच कहेंगे, या आलोचनात्मक सोच कहेंगे। तो गाइस ये जो हो जाएगा आलोचनात्मक सोच हो जाएगा। हम एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का जब प्रयास करेगा तो वो आलोचनात्मक सोच होगा, क्योंकि अमूर्त सोच, जटिल सोच और बुद्धिमान सोच जो है इसमें नहीं आएगा आत्म अनुशासित सोच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 43, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं, ग्रेफाइट, पौधों और खनिज, स्लेट, पशु अंगों के अवशेष। तो 43 का क्या हो जाएगा गाइस, इसका 2 हो जाएगा, पौधों और खनिज। अजंता गुफा का जो निर्माण है ये 2वीं शताब्दी में किया गया था। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने प्राप्त हुए। गुफा की दीवारों और छतों पर व्यापक चित्रण किया गया। ये मुख्यतः स्लेट से प्राप्त रंगों से बनाए गए हैं। यहाँ कुल 29 गुफाएं प्राप्त हुई। इन गुफाओं में चैत्य, कक्ष तथा मठ भगवान बुद्ध और विहार को समर्पित है। बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिभाओं के चित्रण का कार्य जो है जातक ग्रंथों से किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ डैश पर लिखी गई थी। तो सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ किस पे लिखी गई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। ये ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। इसका क्या हो जाएगा? ताड़पत्र हो जाएगा। ये इसके पहले भी बहुत बार आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को जरूर आप देख लो। नेक्स्ट है 45। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि या काल सबसे लंबी है? तो ऑप्शंस हैं मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, महापाषाण काल और पूरा पाषाण काल। तो 45 का क्या हो जाएगा गाइस? तो ये जो है पूरा पाषाण काल हो जाएगा। पूरा सबसे मानव इतिहास जो है में पूरा पाषाण काल में सबसे लंबी मतलब अवधि है, सबसे लंबी पूरा पाषाण काल का है। दिए गए अब ए और बी है। जैसे ए में दिया है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो इसमें नेक्स्ट ये 46 का है। तो इसमें क्या हो जाएगा गाइस? 46 क्वेश्चन में क्या है? ए सत्य है और बी असत्य है। तो ये सही है, ए सत्य है और बी असत्य है, क्योंकि जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के पास पाकिस्तान अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के समीप स्थित छोटा सा क्या है? कस्बा है। प्राचीन काल से ही मेहरगढ़ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थल केंद्र था। मेहरगढ़ से ही प्राचीन काल में खेती और पशुपालन के साक्ष्य मिले थे, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा 46 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 में है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले? तो यहाँ पे मिले थे हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर और पंजाब। गाइस आप भी बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, क्योंकि गुजरात से मिले थे। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद जो है मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया था? पाली, संस्कृत, प्राकृत और ब्राह्मी। तो ऋग्वेद जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। 49 है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद डैश पहले शासक थे। तो वहाँ के पहले प्रशासक कौन थे? बिंबिसार थे। 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व मगध जो है महाजनपद के पहले शासक बिंबिसार थे। नेक्स्ट है 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के तीर्थों में से नहीं है? धम्म, संघ, अहिंसा और बुद्ध। तो 50 का क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है अहिंसा जो है अहिंसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? संसदीय, अब पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आ गया, हिस्ट्री का ख़त्म हो गया है। तो इसमें है संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, लोकसभा सदस्य, विधानसभा के सदस्य और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता। तो इसका हो जाएगा विधानसभा के सदस्य यानी विधायक राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है। तो गाइस मैंने जो है आप प्लेलिस्ट पे जाके मेरा देख सकते हो, मैंने पॉलिटिकल साइंस को भी बहुत अच्छी तरह से करवाया है, इकोनॉमिक्स को भी अलग से करवाया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी को अलग अलग करवाया है। तो आप प्लेलिस्ट में एक बार जाके ज़रूर देखो। और अगर आप प्लीज़ गाइज अभी तक लाइक नहीं किए हो तो आप उसको लाइक कर दो। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन। 52 में भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक, संसदीय और संघीय, संसदीय और एकात्मक। आई थिंक ये क्वेश्चंस का आंसर सभी को पता होगा। हाँ बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, संसदीय और संघीय। हम लोग का संघीय क्या है? शासन प्रणाली है। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? तो मैंने ये भी बताया है, अनुसूचित जाति में कितने हैं? 84 जो है अनुसूचित जाति के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? तो 54 का जो है गाइस ये हो जाएगा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार को क्या किया जाता है? मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, समानता के अधिकार का। नेक्स्ट में चलिए, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत कितना में? 17
17 के अंतर्गत भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण समानता के अधिकारों का उल्लंघन होता है। समानता के अधिकार के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के साथ क्या होता है, भेदभावपूर्ण व्यवहार करना असंवैधानिक है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के अंतर्गत समानता के संबंधित बातें कही गई है। इनके तहत किसी भी स्तर पर भेदभावपूर्ण व्यवहार, चाहे वो अस्पृश्यता से संबंधी ही क्यों ना हो, ये क्या है, असंवैधानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 55, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए, मैंने मौलिक अधिकार अभी अपलोड किए, तो आप उसको जरूर देख लेना, क्योंकि देखिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। ये 2018 में आया है, तो 20 में इससे क्वेश्चन रहेगा ही। आप उस वीडियो को जरूर जाके देख लो। पार्ट 2 में मिलेगा आपको, पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 में ये मैंने मौलिक अधिकार को बहुत अच्छी तरह से करवाया है। तो ये क्या हो जाएगा गाइस, 55 का बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। संपत्ति का अधिकार, इसको क्या कर दिया गया है, नहीं है, अभी संपत्ति का अधिकार को खत्म कर दिया गया है। तो ये कब ये जो है ना, भारत के संविधान के अनुसार खत्म कर दिया गया है, बल्कि इसे भारत के संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार के अंतर्गत क्या है, नहीं आता है, बल्कि इसे संविधान के अनुच्छेद 300 क के तहत वैधानिक अधिकार माना जाता है। ये कहाँ पे चला गया, 300 क के तहत आ गया है, 300 क के तहत इसके अंदर आ गया। वर्ष 1978 में संविधान के 44वें, कौन सा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग कर वैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो ये याद रखना आपको, इस भी 1978 और 44वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। तो ये कौन संदर्भित करती है, लिंग, जाति, वंश या शारीरिक विकलांगता। तो ये जाति जो है ना वो करती है। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति। तो गाइस आप बताओ, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, 57 नंबर क्वेश्चन। तो 2 हो जाएगा, राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री को नियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। तो राज्यपाल को जो है सांसद और जो विधायक होते हैं वो नियुक्त करते हैं। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चंस तो आई थिंक आप सभी को पता होगा। राष्ट्रपति को जो है भारत का जो है पहला नागरिक कहा जाता है, किसको, राष्ट्रपति जी को। ये क्वेश्चन नेक्स्ट चलेंगे, 61 में है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। गृह मंत्री को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका क्या हो जाएगा गाइस, इसका 2 हो जाएगा। जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल को राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। तो जैसे देश का जो है राष्ट्रपति हो जाएगा और राज्य का राज्यपाल हो जाएगा। तो ये आपको भूलने लायक नहीं है, आप नेक्स्ट टाइम अगर एग्ज़ाम में आएगा तो इसको ज़रूर पढ़ोगे। बोल रहा है वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है, 2014 के बाद है। तो वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद कितना है, तो इसका क्या हो जाएगा, 16वीं था वो। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। अब यहाँ देखिए, वर्तमान का मतलब है क्या, उस टाइम यानी 2018 में भारत का राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका देखिए 63 का क्या हो जाएगा गाइस, तो रामनाथ कोविंद, वो अभी भी हैं। तो क्या हो जाएगा, रामनाथ कोविंद। तो 64, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम, नागरिकों के अधिकार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। तो इसमें किसका नहीं किया गया, राजनीतिक दलों के नाम का नहीं किया गया है। नेक्स्ट 65 चलेंगे, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति। तो इसमें क्या हो जाएगा गाइस, क्वेश्चन 55 का, चलिए आप बताइए। इसका हो जाएगा राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सदस्यों को नामांकित करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था। तो भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष जो है सी राजगोपालाचारी थे। 67, निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था। तो भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल जो है वो कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे।
इसका भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि सी राजगोपालाचारी पहले ऐसे एकमात्र भारतीय हैं जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन के निधन के बाद इस पद पर विराजमान हुए। वे इस पद को धारण करने वाले पहले और अंतिम भारतीय थे। गणतंत्र लागू होने के बाद यह पद स्वतः ही समाप्त हो गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। टी कृष्णाचारी संविधान सभा के सदस्य के रूप में शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, परंतु इसे पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत में पहला स्वाधीनता दिवस जो है 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत में रियासतों को एकीकृत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। स्वतंत्रता के समय भारत में कुल 565 देसी रियासत थी जो पूरी तरह स्वतंत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में कार्य करता है? तो देखिए आप ऑप्शन देख रहे हो गाइस, क्या हो जाएगा 70 का? तो 4 हो जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है ये समवर्ती सूची में कार्य करते हैं, ये मैंने बताया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा में मौजूदा समिति के अध्यक्ष थे? तो देखिए कौन अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। इनको तो हम लोग भूल ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने बहुत अस्पृश्यता का जो अंत करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो किसके नियंत्रण से अलग हो गया था? तो इसका हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां के नियंत्रण से अलग हो गया था। 72 का क्वेश्चन 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा गाइस? बिल्कुल लॉर्ड कैनिंग जो है, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो ये किसने कहा था? तो इसका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? तो वो कानपुर के कौन से शासक थे? तो नाना साहब थे। नाना साहब ने खुद को पेशवा कहा था। नेक्स्ट 76 है, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि जो है क्या है? किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना और एक कहानी सुनाना। तो ये सीटेट के अकॉर्डिंग गाइस ये है किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, अगर आप उसके बारे में पढ़ा रहे हो तो। नेक्स्ट देखिए, एडुसेट से क्या अभिप्राय है? तो एडुसेट से क्या अभिप्राय है? एडुसेट का मतलब होता है एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। इसका क्या होगा? एक भारतीय, जैसे देखिए एडुसेट जो है एक मानव निर्मित उपग्रह है। इस उपग्रह को सितंबर 2004 कब 2004 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। इस उपग्रह को इसरो द्वारा निर्मित किया गया। इस कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण शिक्षण सेवा करने के लिए उद्देश्य से किया गया है। इससे भारत में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से क्या होगा? संचालित करने में सहायता मिलेगी, जो दूरस्थ शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है 78 नंबर, पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती
के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है। तो इसमें कौन है? तो इसका हो जाएगा कबीर साहब हैं पंचवानी में, और विजक में कबीर साहब का है। नेक्स्ट 79 एलोरा की गुफा जो है भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया, ये किस काल की कृति है? तो इसका हो जाएगा गाइस राष्ट्रकूट काल की कृति है। कब की है? राष्ट्रकूट की। अब कौन सा जो है संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? देखिए इसमें 80 का क्या हो लग रहा है आपको? ऑब्वियसली गाइस ब्रह्म समाज जो है ये उपनिषद में आस्था रखता है। वाद दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो जो वाद दिग्दर्शी है, देखिए वायु दाब, वायु दिशा, वायु तापमान या वायु वेग, तो आपके अनुसार क्या हो जाएगा गाइस? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, तो इसका हो जाएगा वायु दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 82, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो रेडियो तरंग में कौन सी करेगी? मध्य मंडल, बाह्य मंडल या वही मंडल या समताप मंडल? तो इसमें से क्या हो जाएगा गाइस? तो ये इसका हो जाएगा बाह्य मंडल जो है वो क्या करती है? रेडियो तरंगों को संचरण में मदद करती है। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया है। ये पृथ्वी के विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाह्यतम तक पहचानिए। तो इसमें ये चित्र दिया गया है, उसके बाद देखिए इससे पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है इसे दिया है मेंटल प्रॉपर्टी, बाहरी, आंतरिक। तो ये इसका हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा आंतरिक, आंतरिक कोड, फिर बाहरी कोड, मेंटल और प्रॉपर्टी, ये तीनों होगा। तो देखिए गाइस मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको, ये आप देख पा रहे हो, ये इसमें जो है आप ये जो देख रहे हो ये आंतरिक है, ठीक है। ये 1 नंबर आंतरिक, ये आंतरिक कोड है, ठीक है। उसके बाद आएगा आंतरिक कोड के बाद बाहरी कोड, ये आंतरिक, ये वाला 2 नंबर जो देख रहे हो ये क्या है? बाहरी कोड है। इसके बाद आता है ये वाला, तो ये क्या हो गया? मेंटल है। क्या है? मेंटल। और ये सबसे बाहर जो होता है वो प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? प्रॉपर्टी, यानी ये जो देख रहे हैं ये प्रॉपर्टी है, और ये जो है ये क्या है? आंतरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, निम्नलिखित आरेखों में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या दर्शा रहा है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे चंद्रमा है और यहाँ पे पृथ्वी है। तो क्या है ये? आपको कौन सा स्थिति लग रहा है? क्या चंद्र ग्रहण है, बृहद ज्वार भाटा है, लघु ज्वार भाटा है या सूर्य ग्रहण है? तो क्या है गाइस? तो लघु ज्वार भाटा है। 85 का नहीं सॉरी 84 का, हाँ लघु ज्वार भाटा है। क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है, प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को सूर्य क्या होता है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोणिक स्थिति में होते हैं। परिणाम स्वरूप सूर्य और चंद्रमा के ज्वारोत्पादक बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। परिणाम स्वरूप सूर्य और चंद्रमा के ज्वारोत्पादक बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करेंगे, जिस कारण सामान्य ज्वार भाटा या भी नीचे लघु ज्वार भाटा आता है। सामान्य ज्वार भाटा से क्या आ जाएगा? लघु ज्वार भाटा आता है, यानी इसका 3 ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं 85, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोर बनाकर बहती है। तो ये क्या कहलाएगा? बाढ़ का मैदान, विसर्प, चाप झील या तटबंध? तो 85 का क्या होगा गाइस? 85 का 2 हो जाएगा, विसर्प कहलाएगा। नेक्स्ट 86, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहतर उपयोगी है? रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग या वायु मार्ग? क्या हो जाएगा 86 का? तो इसका हो जाएगा 4, वायु मार्ग। नेक्स्ट चलिए, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है। तो जो ऐसी शाखा क्या कहलाएगी? जनसांख्यिकी। क्या कहलाएगी? जनसांख्यिकी
कहलाएगी। अब देखिए, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। गुजरात में क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण, अरुणाचल प्रदेश जो है गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो अब इसको कूट दिया हुआ है नीचे, कौन सा सही है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये या नहीं करता है, कौन सा होगा। तो इसमें देखिए ए और आर दोनों सत्य, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है, जबकि गुजरात भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। यानी गुजरात इधर है, पश्चिमी भाग में है। दोनों राज्यों के मध्य क्या है, अधिक देशांतरीय अंतर होने के कारण सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटा क्या होगा, इधर ईस्ट में क्या होगा, 2 घंटा पहले हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो 89 का कौन सा गैर परंपरागत स्रोत है, प्राकृतिक सौर ऊर्जा, कोयला, ईंधन। 89 का क्या हो जाएगा गाइस, 89 का 2 हो जाएगा। सौर ऊर्जा जो है इसका होगा, सौर ऊर्जा प्राकृतिक स्रोत है। अब विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, ये पीसी कल्चर कहलाता है। तो गाइस इसमें जो है सोशल साइंस का टोटल 90 क्वेश्चन ही था। तो थैंक यू गाइस मेरा वीडियो देखने के लिए, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो ला सकूं। थैंक यू गाइस। और अगर आपके लिए उपयोगी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, चाहे आपको जो भी कहना है या पूछना है, अगर कुछ करना है तो आप कमेंट में जो है लिख सकते हो क्या पूछना है।